नमस्कार दोस्तों, कोटा स्टडी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया चाइना टेंशंस पर हमारे पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कहा। तो हमारे पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूज़ 24 के साथ हुए इंटरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है और ये बातें चाइना और भारत के बीच में जो झड़प हुई थी उस बारे में है। तो वीके सिंह ने ऐसा बताया है कि अगर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो चीन के भी 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि चीन ने हमारे सैनिकों को पकड़ा था फिर बाद में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर वीके सिंह ने बताया है कि हमने भी चीन के सैनिकों को पकड़ा था और बाद में उनको छोड़ा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही है जो उन्होंने बताई है कि हमने भी चीन के सैनिकों को पकड़ा था और बाद में उनको छोड़ा है। लेकिन ये सब बातें चीन नहीं बताएगा कि उनके कितने सैनिक मारे गए और उनको हमने पकड़ा भी था, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ के लोग उनकी गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते। अगर कभी वो सवाल करते भी हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। चीन में कोई भी स्वतंत्र न्यूज़पेपर नहीं है, ना ही कोई स्वतंत्र न्यूज़ चैनल है। वहाँ के मीडिया को चीन की गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करती है। इसलिए चीन का कोई भी आदमी उनकी गवर्नमेंट से सवाल नहीं करता। इसीलिए चीन हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि उसके झूठ पर वहाँ के लोग सवाल तो उठाएंगे नहीं। अगर कोई सवाल उठाता भी है तो उसको चुप करा दिया जाता है। किनके द्वारा? चीन की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये थी हमारी आज की न्यूज। और आज मैं आप सभी लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ नया चाहते हैं हमारे चैनल पर तो वो भी आप ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ओके, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। और आपका और मेरा इंटरेक्शन अच्छे से बना रहे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो भी लोग कमेंट नहीं करते हैं। और अगर आप ही कमेंट नहीं करोगे तो फिर हमारा इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा। और इंटरेक्शन को अच्छे से बढ़ाने के लिए कमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें चैनल वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। तो रोज़ की तरह हमारा आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने झरोका दर्शन और नौरोज मनाने पर रोक लगा दी थी। तो हमको यहाँ पर बताना है कि किस मुगल शासक ने झरोका दर्शन और नौरोज को मनाने पर रोक लगाई थी। तो यहाँ पर रोक लगाई थी किसने? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अब हम चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला सवाल ये है कि आरबीआई की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। तो हमको इसमें बताना है कि आरबीआई के जो हमारे पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम है उर्जित पटेल, उनको अब इसमें से किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो है और इनको बनाया गया है राष्ट्रीय लोक वित्तीय एवं नीति संस्थान। ओके, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो इसका इनको क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। और 18 जून को हुई NIPFP की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। ओके, और ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसका गठन वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। और ये इंडिपेंडेंट नॉन गवर्निंग बॉडी है। कौन सी? ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी। ओके, और उर्जित पटेल 22 जून से ये पद संभालेंगे और ये विजय केलकर की जगह लेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उर्जित पटेल को नियुक्ति करने का जो गवर्निंग काउंसिल का जो फैसला है ये संकेत करता है कि केंद्र कोविड के दौर में उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहता है। यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है ये इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहती है, ऐसा बताया है। तो इसीलिए इनको इस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है अभी। ओके, तो था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस के कारण इस बार 3 मुख्यमंत्रियों की सहमति से किस धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सी जो धार्मिक यात्रा होती थी वो 3 मुख्यमंत्रियों की सहमति से अब उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो वो थी कांवड़ यात्रा। ओके, तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल
कावड़ यात्रा में हरिद्वार में 3,40,00,000 कावड़िए गंगा जल लेने पहुंचे थे और इस बार 6 जुलाई से यात्रा को शुरू होना था। लेकिन 20 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कावड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और तीनों का ये मानना था कि कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से रोका जाए। तो इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अगर ये यात्रा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नहीं रखा जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ओके, तो इस साल योग दिवस की जो थीम थी, संयुक्त राष्ट्र ने उसको क्या रखा है इस साल की थीम को? तो इस साल की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। ओके, और योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है वो पीएम मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान रखा था और पहली बार योग दिवस समारोह नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया गया था। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो हमको बताना है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। और इस साल की जो थीम है वर्ल्ड म्यूजिक डे की वो क्या रखी गई है? तो इस साल की थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। ओके, और इस साल कोविड-19 की वजह से विश्व संगीत समारोह ज़्यादातर देशों में मतलब कहाँ पर मनाया गया है? घर में ही मनाया गया है। ओके, पहले इसको बाहर मनाते थे लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर घरों में ही मनाया गया है इसको। और इस दिन की शुरुआत 1982 में फ्रांस में फेटे डे ला म्यूजिक नामक संगीत समारोह के रूप में हुई थी। और वैसे म्यूजिक टेंशन्स को कम करता है और म्यूजिक को सुनने से बेहतर नींद भी आती है। तो ये था म्यूजिक के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि फादर्स डे कब मनाया जाता है? ओके, तो हमको बताना है कि फादर्स डे कब मनाया जाता है। तो आमतौर पर यह दिन जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ओके, और इस दिन बच्चे अपने पिताजी को गिफ्ट देते हैं। किसको? फादर्स डे के दिन बच्चे अपने पिता को गिफ्ट देते हैं। और ये कब मनाया जाता है? जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। और इस बार जून का जो तीसरा रविवार है वो कौन से दिन पड़ा है? वो पड़ा है 21 जून को। ओके, तो इसीलिए 21 जून को फादर्स डे मनाया गया है इस बार। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम क्या है? तो हमको बताना है कि 11 लाख करोड़ रुपए के जो मार्केट वैल्यूएशन को पार करने वाली पहली इंडियन कंपनी कौन सी है इसमें से? तो उस कंपनी का नाम है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, तो दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार पूंजीकरण 19 जून 2020 को 11 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस ऊंचाई को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कच्चा तेल से लेकर दूरसंचार तक विस्तृत क्षेत्रों में कारोबार करने वाली अपनी कंपनी के शुद्ध रूप से कर्ज मुक्त होने की घोषणा भी कर दी है। ओके, और इसी के बाद मार्केट वैल्यू बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई। ओके, तो कंपनी जब पूरी तरह से ही क्या हो गई? डेट फ्री हो गई यानी कि कर्ज मुक्त हो गई। उसके बाद में इन्होंने घोषणा कर दी कि इनका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कितना हो गया? 11 लाख करोड़ रुपए। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो हमको यहाँ पर बताना है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 21 जून को। और हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हाइड्रोग्राफी का मतलब है जल सर्वेक्षण यानी पानी की गहराई मापना और पानी के नीचे मौजूद चीजों का पता लगाना। ओके, और इस साल की जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो इस साल की जो इस डे की थीम रखी गई है वो ये है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ओके, और साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये कब घोषणा की थी इसकी? 2005 में।
अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल यह है कि RIC, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है रशिया इंडिया चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन हिस्सा लेंगे। तो हमको बताना है कि RIC की जो मीटिंग होने वाली है 23 जून को, तो उसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर हिस्सा लेंगे S जयशंकर। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था, S जयशंकर। तो RIC क्या है, रशिया इंडिया चाइना तीनों का एक ग्रुप है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और ये बस एक फोरम है बातचीत करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी आइडिया शेयर करने के लिए, और इसकी समिट भी होती है। और जब G20 ग्रुप की मीटिंग होती है तो उसी के साथ RIC की भी समिट हो जाती है। इस ग्रुप में बड़ी भूमिका रूस की है, यानी कि रशिया की इस ग्रुप में बड़ी भूमिका है। रशिया ये सोचता है कि इंडिया चाइना और रशिया मिलकर एक मजबूत पावर बन जाए, लेकिन इंडिया क्वाड ग्रुप, जिसे ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, जिसमें क्वाड ग्रुप है जिसमें कि इंडिया को मिलाकर 4 देश हो जाते हैं, उसमें शामिल है। और ये क्वाड ग्रुप जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप है, और मुख्य रूप से ये चीन को घेरने के लिए बनाया गया था। कौन सा ग्रुप, यहाँ पर मैं क्वाड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। RIC अलग है और अभी मैं क्वाड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो ये ग्रुप चीन को घेरने के लिए बनाया गया था, और रशिया कंफर्टेबल नहीं है इंडिया के क्वाड में शामिल होने से। तो रशिया यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है क्वाड में शामिल होने से, इसलिए रशिया ने अलग से ग्रुप बनाया था जिसका नाम है RIC। ओके, तो यहाँ पर उसी की मीटिंग रखी गई है। तो उसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो यहाँ पर S जयशंकर भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये है कि चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है। तो हमको बताना है कि कितने प्रतिशत सामानों पर जो टैरिफ लगता था उस पर छूट दे दी है। तो 97% छूट दे दी है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन ने पहले नेपाल को भारत के खिलाफ किया और अब बांग्लादेश से संबंध बेहतर कर रहा है। 15 जून की रात को गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो खूनी झड़प हुई थी, और इसी के अगले दिन क्या हुआ कि 16 जून को चीन ने बांग्लादेश से डील कर ली, और ऐसा कहा गया है कि 5161 सामान जिनका चीन और बांग्लादेश व्यापार करते हैं उसमें 97% तक टैरिफ पर छूट दी जाएगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि बांग्लादेश ने खुद कहा था कि वह कम विकसित देश है, इसलिए उसे कुछ रियायत मिलनी चाहिए, और भारत से बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन 16 जून को इस पर राजी भी हो गया। और अब ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के लिए ये सब चिंता की बात क्यों है। तो भारत के लिए ये बात थोड़ी चिंताजनक तो है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश भारत के ज़्यादा करीब रहा है, लेकिन दोनों के बीच में पिछले दिनों CAA और NRC को लेकर मनमुटाव पैदा हुआ था। और द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इस डील, कौन सी डील, जो ये अभी डील हुई है चाइना और बांग्लादेश की, इस डील के बाद में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक सोर्स इसे बांग्लादेश चीन संबंधों में चीनी कदम की बड़ी सफलता मान रहे हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो हमको इसमें बताना है कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 जून को। ओके, तो ये दिन 20 जून को मनाया जाता है। और इस साल की थीम इसकी क्या रखी गई है, तो इस साल की इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। ओके, और इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों की दुख परेशानियों को ग्लोबल तरीके से सामने लाना है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इस दिन की शुरुआत हुई है 20 जून 2001 से। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अम्बुवाची उत्सव मनाया जाएगा। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो हमको बताना है कि जो कामाख्या मंदिर है ये कौन से राज्य में है, तो ये है असम में। ओके, तो असम के शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर का प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला 22 से 26 जून को होगा। हालांकि कोविड-19 की वजह से मेले में दुनिया भर से तंत्र साधक, नागा साधु, अघोरी, तांत्रिक और जो शक्ति साधक है इस बार नहीं आ पाएंगे। अम्बुवाची मेले में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। अगर बात करें असम की, तो असम के जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीश मुखी, और असम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जो भी हमारी वीडियो को रोज़ देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस आती है उनको शेयर जरूर करें। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।